नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम प्लेसेंटेशन इन मैमल्स इसके बारे में देखेंगे। प्लेसेंटेशन मैमल्स के स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन। तो यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 और यूनिट 5 का है। अब हम प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि प्लेसेंटेशन की परिभाषा क्या है। तो प्लेसेंटेशन एक तरह से बेसिक नॉलेज में हम माने तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जिसमें कि टाइप्स, स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा का, उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। और इनमें मैटरनल और फीटल टिश्यूज़ के जो बीच में जो कनेक्शन होता है वो ही प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के लिए प्लेसेंटा की आवश्यकता होती है। और ये सभी जो विविपेरस एनिमल्स होता है उनमें होता है। और इसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा ही जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और इसके अलावा जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं उनको करने के लिए भी एक प्लेसेंटा एक तरह से स्पेसिफिक एडेप्टेशन होता है। और इसमें फीटल और मैटरनल दोनों ही प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वैसे प्लेसेंटा को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि फ्लैट केस। और सबसे पहले इसके बारे में हार्वे ने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया 1657 में। और उन्होंने कहा था कि प्लेसेंटा एक तरह से जो मैटरनल ब्लड है उसका एक्स्ट्रा फॉर्म में एक तरह से इंक्रीज फॉर्म है, उसी को प्लेसेंटा कहा। तो प्लेसेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और फिजियोलॉजी जो फंक्शन है उनके अलावा ये एम्ब्रियो के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने का कार्य भी करता है। तो इसके अलावा कहते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक प्रकार से ये अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में तो फॉर्म होती है और प्रेगनेंसी के बाद में ही ये ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्लेसेंटा एक तरह से डबल सर्कुलरी स्पंज होता है, जो कि पार्शियली रूप से तो ये एम्ब्रियोनिक होता है, फीटल प्लेसेंटा, और आधा आंशिक रूप से ये मैटरनल होता है। तो इसलिए प्लेसेंटा में जो एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है उसको फीटल प्लेसेंटा कहते हैं, और जो यूट्रस पार्ट होता है उसको मैटरनल प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम यह डायग्राम के द्वारा डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा या प्लेसेंटा का परिवर्धन के बारे में देखेंगे कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये देखा कि एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन के बाद में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको डेसिडुआ कहते हैं। और जब ये मॉरल यूट्रस में पहुंचता है तो एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी फेज में होती है। और इसके इम्प्लांटेशन के बाद में एंडोमेट्रियम के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट बने रहते हैं। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है, और उनमें ग्लाइकोजन और जो फैट्स होता है उनका स्टोरेज करती है। तो स्टोरेज जो सेल्स हैं इनमें जो चेंजेस होते हैं वो डेसिडुअल रिएक्शन भी कहलाती है। तो यहाँ हमें डायग्राम में दिखा दिया गया है कि डेसिडुआ का वह पार्ट जहाँ पर कि प्लेसेंटा फॉर्म होता है उसे ही डेसिडुआ बेसिलस कहते हैं। जैसे कि हमें डेसिडुआ बेसिलस डायग्राम में अपर साइड पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में डेसिडुआ का वो भाग जो कि एम्ब्रियो को यूट्रस कैविटी से सेपरेट करता है उसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलस, जो कि यहाँ डायग्राम हमें मिडिल में राउंड उसमें दिखाई दे रहा है। और जो शेष पार्ट है इसका बचा हुआ भाग है यूट्रस कैविटी को, उसको जो रेखित करने वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं डेसिडुआ पेरिटोरियस। और ये डायग्राम हमें सबसे लोअर पार्ट में दिखाई दे रहा है डेसिडुआ पेरिटोरियस। तो यूट्रस के लास्ट में डेसिडुआ ओवो वो भी निष्कासित हो जाता है
तो यहाँ हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के अंतर्गत कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेर्टिलिस, इन सभी के द्वारा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पर कोरियोनिक बिलाई के फॉर्मेशन के बारे में देखें। कोरियोनिक बिलाई का फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये जो कोरियोनिक बिलाई है वो प्लेसेंटा की एक मेन फंक्शनल यूनिट है। और इसका जो फंक्शनल यूनिट है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो बिलाई होती है। तो ये चारों तरफ से जो मैटरनल ब्लड होता है उससे कवर्ड रहती है। और इस बिलाई के अंदर कई सारी ब्लड सेल्स ही पाई जाती हैं। और ये मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन के द्वारा भी एक दूसरे से एक्सचेंज करती है। और इसमें बिलाई के जो ओरिजिन होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से होता है। और ट्रोफोब्लास्ट और इसके नीचे जो मेसोडर्म होता है वो कंबाइंड रूप से कोरियोनी कहलाता है। और कोरियोन से जो ये बिलाई फॉर्मेशन होता है उसको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। तो कोरियोनिक बिलाई का फॉर्मेशन ट्रोफोब्लास्ट जो स्टार्ट में ये सिंगल सेल्स लेयर की बनी होती है। तो इन सेल्स में डिवीजन द्वारा डिवीजन होता है इन दोनों में और दो सेपरेट लेयर्स फॉर्म होती हैं। तो ये डेसिडुआ के जो पास में सेल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है और वो उनमें कई न्यूक्लियस भी फॉर्म होते हैं जिन्हें कि सिंचियम भी कहते हैं। इसलिए ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर है वो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। और इसके नीचे जो स्थित होती है सेकंड लेयर उसे साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो ग्रोथ करके थिक हो जाता है इसमें स्मॉल कैविटीज फॉर्म होती है। उन कैविटीज को जो स्मॉल कैविटी फॉर्म होती है उनको कहते हैं लेक्यूनी। और लेक्यूनी एक दूसरे से ट्रैक्यूली इस सेप्टा के द्वारा भी सेपरेट होती है। और इनमें सबसे लास्ट में सभी जो लेक्यूनी होती है वो एक दूसरे से आपस में मिलकर एक बड़ा सा स्पेस बना लेती है। तो इसके बाद में क्या होता है कि सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम इन दोनों में ये ग्रोथ करते हैं। और एंडोमेट्रियम की जो डेस्ट्रॉय होने से इसकी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और ब्लड लेक्यूनर स्पेस में भी भर जाता है। इसके अलावा इसमें जो ट्रेविकुलस स्टार्टिंग में वो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट का बना होता है। और अब इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती है वो भी डिवाइड होना आराम कर देती है, डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है और ट्रेविकुलस में एंटर करती है। उसमें जो सेंट्रल कोर है उसका फॉर्मेशन भी इसके द्वारा ही होता है। तो ट्रेविकुलस को इस समय हम क्या कहेंगे, इसको प्राइमरी विलस भी कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेसोडर्म होता है वो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता है और जो प्राइमरी विलस है उनके सेंट्रल कॉर्ड में एंटर करती है। इसलिए इसमें क्या होता है जो विलस के सेंटर में मेसोडर्म होती है उसके चारों ओर साइटोट्रोफोब्लास्ट और सबसे बाहर सिंसियम लेयर पाया जाता है। और यह जो स्ट्रक्चर होती है वो सेकेंडरी विलस कहलाती है। और इसके कुछ समय बाद में क्या होता है कि मेसोडर्म का जो रीजन है उनमें कुछ ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती हैं और ये जो विलस होती है वो पूरी तरह से फॉर्म होती है और इससे कहते हैं टर्सरी विलस। और इसकी जो सभी ब्लड वेसल्स होती है वो एम्ब्रियो के सर्कुलेशन सिस्टम के साथ ही उससे कंबाइंड हो जाती है। और एम्ब्रियोनिक जो ब्लड होता है अब वो बिलाई के तहत ही मैटरनल ब्लड दो बिलाई के मिडिल में एक रीजन में सर्कुलेट होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि इसकी जो बाद की स्टेज होती है उनमें जो विलस होता है विलस में साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियम से साइटोब्लास्ट सिंसियम से बाहर की ओर आ जाती है। और साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसकी सेल्स है
वो भी एक्सटेंड होकर एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। वो सिंसियम को डेसिडुआ से भी सेपरेट कर देती है। और इन सेल्स का जो यह लेयर है वो साइटोट्रोपोब्लास्ट कवर कहलाता है। और इस कवर की जो सेल्स होती है उनमें लगातार मल्टीप्लिकेशन होता रहता है और वो प्लेसेंटा का जो शेप है उसको भी इंक्रीज कर देती है। तो जो बिलाई होती है वो पहले से फॉर्म होती है, उन्हें तो एनकोरिंग बिलाई कहते हैं। और इन जो बिलाई में एक तरह से एक मेन स्तंभ होता है, उसको कहते हैं ट्रंकस कोरी। वो ब्रांचेज और रीब्रांच होकर एक रेमी कोरियाई फिर रेमुली कोरियाई का फॉर्मेशन करती है। और बिलाई में जो कई सारी ब्रांचेज होती है वो नई बिलाई का फॉर्मेशन भी होता रहता है। और इनमें जो लास्ट में इंटर बिलस रीजन होता है वो पूरी तरह से इन बिलाई के द्वारा ही फिल्ड हो जाता है। इसलिए मैटरनल और फीटल रीजन में के मध्य जो एक्सचेंज होता है उसके लिए डॉर्सल सरफेस भी इसके लिए इंक्रीज हो जाती है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्लेसेंटा की जो फंक्शनल जो इकाई है वो कोरियोनिक बिलाई है। वैसे जो प्लेसेंटा है उसमें मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट ही होते हैं। फीटल पार्ट जैसे मैटरनल एंडोथेलियम और यूट्रस कनेक्टिव टिश्यूज। इसके अलावा यूट्रस की जो म्यूकस एपिथेलियम होती है और फीटल जो पार्ट होता है उसमें कोरियोनिक बिलाई, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और एम्ब्रियोनिक एंडोथेलियम, इन सभी पार्ट्स का बना हुआ प्लेसेंटा होता है। इसमें मैटरनल और फीटल दोनों ही पार्ट होते हैं। अब हम यह देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा या प्लेसेंटा के प्रकारों के बारे में। तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या उत्पत्ति के आधार पर प्लेसेंटा। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, या घनिष्ठता के आधार पर। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, या रोपण के आधार पर। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या वितरण के आधार पर। और फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। और सिक्स लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जैसे हम इन्हें आप यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर इंटीमेसी, इम्प्लांटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के बारे में भी देखा। लेकिन यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मॉर्फोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों ही टाइप्स के प्लेसेंटा के बारे में डिटेल से देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर भी इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो योक्सिक प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा, इन सभी को ओरिजिन के आधार पर रखा गया है। और सेकंड है इंटीमेसी, या घनिष्ठता के आधार पर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, या घनिष्ठता के आधार पर। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। नॉन डेसिडुएट या सेमी प्लेसेंटा, प्रपातीय अर्ध प्लेसेंटा। और सेकंड है डेसिडुएट प्लेसेंटा या पाती प्लेसेंटा। और लास्ट थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लेसेंटा या विपरीत पाती प्लेसेंटा। इसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इसको। तो ऐसे ही क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो जो मैमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यह स्टेज जो यूट्रस में एंटर करती है और ब्लास्टोसिस्ट है वो कहलाती है। ये जो एंटर करने की स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। और ब्लास्टोसिस्ट का जो यूट्रस है उसकी जो बॉल के साथ कनेक्शन होता है वो इम्प्लांटेशन कहता है। तो इम्प्लांटेशन के आधार पर भी प्लेसेंटा को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन और इंटरस्टीरियल या अंतराली इम्प्लांटेशन। और थर्ड है इसेंट्रिक या अकेंद्रीय इम्प्लांटेशन। इसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी
प्लेसेंटा को बांटा गया है। अब है ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या जो इसमें बिलाई होती है तो बिलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी प्लेसेंटा को बांटा गया है। तो फर्स्ट है डिफ्यूज प्लेसेंटा, सेकंड है कोटाइलिडोनरी या बीजपत्री प्लेसेंटा, और थर्ड है जॉनरी प्लेसेंटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो थर्ड है वो इनकम्प्लीट जॉनरी या अपूर्ण क्षेत्रीय। इसके जो लास्ट है वो है डिस्कोइडल प्लेसेंटा या बिम्बम प्लेसेंटा, और डिस्टल भी मोनो, बाई, इन सभी टाइप्स में बांटा गया है। अब जो लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ये दोनों ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है डिफ्यूज एपिथेलियोकोरियल, और सेकंड है कोटाइलिडोनरी एपिथेलियोकोरियल, और थर्ड है सी जॉनरी एंडोथीलियोकोरियल, और लास्ट जो फोर्थ है वो डिस्कोइड होमोकोरियल। तो ये सभी भी जैसे जो डिफ्यूज एपिथेलियोकोरियल है वो हॉर्सेज और पिग्स में पाया जाता है, और कोटाइलिडोनरी होते हैं एपिथेलियोकोरियल वो रूमिनेट्स, कैटल, शिप, गॉड्स, डियर, इन सभी में पाया जाता है। और जो जॉनरी होता है एंडोथीलियोकोरियल वो कार्निवोरस जैसे डॉग और कैट, इन सभी में जॉनरी पाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट डिस्कोइड हिमोकोरियल है जो ह्यूमन, एप्स, मंकीज और रोडेंट्स, इन सभी में डिस्कोइडल होमोकोरियल पाया जाता है। अब है लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, या औतकी के आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण होता है वो। इसमें भी इसको 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, सेकंड है सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, और थर्ड है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, और फोर्थ है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, और फिफ्थ है हेमोकोरियल। द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के आधार पर एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये एक तरह से सबसे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा होता है। इसमें जो सभी 6 लेयर्स होते हैं मैटरनल और फीटल, वो सभी 6 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। और इनमें जो एम्ब्रियोनिक विलाई होती है उसकी जो एपिथेलियम यूट्रस एपिथेलियम के भी कांटेक्ट में आ जाती है, और इनकी जो मैटरनल ब्लड से एम्ब्रियो की ब्लड में न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स और गैसेज और एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं उनका एक्सचेंज भी इन 6 लेयर्स से ही होता है। तो ये इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पिग, हॉर्स, लीमर्स और मार्सुपियस, इन सभी में इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। और सेकंड है सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है उसमें यूट्रस एपिथेलियम जो लेयर होती है वो पूरी तरह से डेस्ट्रो हो जाती है, और उसमें कॉर्नियल विलाई और कनेक्टिव टिश्यू के जो होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आ जाती है। कॉर्नियल विलाई और कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाती है, और इनसे जो प्लेसेंटा बनता है उसमें 3 लेयर्स ही होती हैं। तो दो लेयर्स तो मैटरनल होती है और 3 लेयर्स होती है फीटल। इस तरह ये टोटल 5 लेयर्स का होता है। और थर्ड है एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा में मैटरनल जो एपिथेलियम है उसके साथ मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म हो जाते हैं, और उससे कॉर्नियल जो विलाई होती है वो डायरेक्ट रूप से एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आती है, और इससे जो प्लेसेंटा में 3 लेयर्स होती हैं वो एम्ब्रियो तक एक लेयर जो होती है वो मैटरनल होती है। और इस प्रकार का जो एपिथेलियोकोरियल जो प्लेसेंटा होता है वो डॉग्स, कैट और सभी कार्निवर्स एनिमल्स में पाया जाता है। अब हिस्टोलॉजी के आधार पर जो इनका ओरिजिन है वो है हीमोकोरियल प्लेसेंटा।
तो इस प्लेसेंटा में जो एम्ब्रियोनिक बिलाई होती है और यूट्रस के जो बीच में वो कनेक्शन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इस प्लेसेंटा में तीनों मैटरनल लेयर्स होती हैं वो भी डेस्ट्रो हो जाती है। उससे क्या होता है कि कॉरिनिक बिलाई डायरेक्ट यूट्रस ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटा होता है वो ह्यूमन, एप्स, प्राइमेट, चमगादड़ और छछूंदर इन सभी में इस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। और इसका नेक्स्ट है हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार के जो प्लेसेंटा होता है वो थोड़े उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें तीनों जो मैटरनल लेयर्स होती है वो एक साथ साथ एम्ब्रियोनिक बिलाई के ट्रोफोब्लास्ट भी डेस्ट्रो हो जाती हैं, और एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती हैं उनमें डायरेक्ट रूप से मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती हैं। और इस प्रकार का जो हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा था वो रैट, खरा, गिनी पिग इन सभी में इस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो यहाँ पर ये सभी टाइप्स प्लेसेंटा के हैं, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी इन दोनों के बारे में ही डिटेल से देखना है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कार्य कौन कौन से हैं। जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, स्टोरेज और एंडोक्राइन फंक्शंस में प्लेसेंटल गोनेट्रोपिन, कॉरिनिक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और कॉरिनिक थायरोट्रोपिन और लास्ट है रिलैक्सिन। इसके बाद में होता है इसका प्रोटेक्शन, और जिसका लास्ट है सबसे वो एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन सभी के द्वारा इनका फंक्शंस कंट्रोल रहता है। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा के फंक्शंस या कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड एक्सक्रीशन और थर्ड है रेस्पिरेशन और फोर्थ है स्टोरेज और फिफ्थ है एंडोक्राइन फंक्शन में प्लेसेंटल गोनेट्रोपिन हार्मोन, कॉरिनिक ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और थर्ड सी है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और लास्ट है कि कॉरिनिक थायरोट्रोपिन और लास्ट फोर्थ है रिलैक्सिन। इसके अलावा सिक्स है प्रोटेक्शन और लास्ट है वो है एज ए सेमी परवीबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है जो सभी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स है वो मैटरनल ब्लड से एम्ब्रियो के जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा ही वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो जनरली ये होता है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मटेरियल होते हैं वो डिफ्यूजन द्वारा निकल जाते हैं, और प्लेसेंटा में ग्लूकोज के लिए दोनों जो एंड्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और प्लेसेंटा ग्लाइकोजन और उसमें फैट्स की कुछ ड्रॉप्स भी होती हैं, और प्लेसेंटा का जो टिश्यू है वो ग्लाइकोज और फ्रक्टोज के मॉडिफिकेशन से होता है। तो फ्रक्टोज का जो सर्कुलेशन है वो मैटरनल से एम्ब्रियो में हो सकता है, लेकिन इसका जो एम्ब्रियो है वो फीमेल में नहीं हो सकता। और सेकंड है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को होता है जो एम्ब्रियोनी की मेटाबॉलिक जो बेस्ट वो मिलता है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही ये मैटरनल ब्लड में पहुंच जाते हैं, और इनके द्वारा जो फीमेल होती है उसके द्वारा एक्सक्रीशन हो जाते हैं। और थर्ड है इसमें रेस्पिरेशन। तो प्लेसेंटा में जो कई तरह के ब्लड साइनस पाए जाते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक बिलाई उपस्थित होती है, जिसका कि हमने अभी उसकी स्टडी की थी एम्ब्रियोनिक बिलाई की, वो इसका एक फंक्शनल यूनिट है। तो उसमें ऑक्सीजन मैटरनल और एम्ब्रियोनिक ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एम्ब्रियोनिक ब्लड से फीटल में जो ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, तो कॉरिनिक बिलाई का जो कवर्ड है वो थोड़ा
थिक हो जाता है और वो ट्रांसपेरेंसी भी उसमें कम हो जाती है। इसलिए जो तेज जो गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो भी टफ हो गया। और इसके साथ ही प्लेसेंटा के जो मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसके में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है उसमें कम ऑक्सीजन प्रेशर पर भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो पाई जाती है। इनके ऑक्सीजन वियोजन जो कब्र है उनमें लेफ्ट साइड में विचलन भी देखा गया है। और प्लेसेंटा का लास्ट फंक्शन है स्टोरेज। इसके बाद में स्टोरेज है संग्रह। तो देखा कि कई जो मटेरियल्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन के अलावा भी प्लेसेंटा कई जो मटेरियल्स होता है उनका स्टोर भी करता है, जैसे कि प्रोटीन और आयरन। और प्लेसेंटा में स्थानीय एंजाइम की सीक्रेट करता है, जिससे प्रोटीन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो भी संपन्न होती है। और इसके अलावा इसका होता है एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है कि ये एक तरह से ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें सियालिक एसिड और दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी पाई जाती है। तो जो ह्यूमन होता है उसमें ह्यूमन को एससीजी या ह्यूमन कोरिनेट गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन ये ओवेरी को स्टिमुलेट करता है। और पीस ग्लैंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके जो हार्मोन के साथ ही मिलकर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। और इसके जो यूट्रस के दौरान भी कई कार्पस ल्यूटियम को भी बनाए रखता है। और इसका सेकंड है कोरिनेटिक ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन प्रोलैक्टिन वो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट द्वारा ही सीक्रेट होता है। और ये हार्मोन होता है वो प्रोटीन चेन का बना होता है। और ये हार्मोन एम्ब्रियो को एनर्जी जो आपूर्ति होती है उसके लिए भी ये फ्री होता है। और वो फ्री रह के फैटी एसिड्स, ग्लूकोज और प्रोटीन इन सभी से अपन को एनर्जी के लिए मटेरियल्स मिलते हैं। और इसका नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में क्या होता है, एस्ट्रोजन नेचर का हार्मोन होता है, वो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। और इसके अलावा इसका है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियस ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और इसके अलावा कोरिनेटिक थायरोट्रोपिन। तो कोरिनेटिक थायरोट्रोपिन हार्मोन है वो प्लेसेंटा के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। और इसका नेक्स्ट है रिलैक्सिन। तो इस हार्मोन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा रहता है उसके द्वारा सीक्रेट किया हुआ जो या प्रसव क्रिया के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस के फिलामेंट्स को ये थोड़ा शिथिल कर देता है। तो प्लेसेंटा के जो रेनिन हॉर्मोन्स है उनका सीक्रेशन करता है। और यह हार्मोन मैमल ग्लैंड की ग्रोथ में भी स्टिमुलेट करता है। और इसके अलावा जो मिल्क सीक्रेशन है उसको भी डिप्रेसिव करता है। और कार्पस ल्यूटियम है उसकी ग्रोथ को भी इंड्यूस करता है। इसके अलावा ओवुलेशन को डिप्रेस करता है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके मध्य में ये थायराइड और एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी इंड्यूस करता है। और यूट्रस में जो ग्रोथ को प्रेरित करता है। और लास्ट इसका जो ओवुलेशन है उसके बाद में बाकी रहे सभी चेंजेज है उनको प्लेसेंटा के हार्मोन द्वारा होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन होने या नहीं होने के कारण
होने वाले जो परिवर्तन है उनका कंट्रोल भी किया जाता है। प्रोटेक्शन या सुरक्षा, तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो और यूट्रस के जो बीच में जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली एक्सचेंज के द्वारा ही कुछ मैटरनल जो प्रोटीन होते हैं और एंटीबॉडीज डेवलप होती है वो एम्ब्रियो में भी पहुंच जाती है। और कुछ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो वायरस का एम्ब्रियो पे इफ़ेक्ट इसका गलत पड़ता है, और मैटरनल में जो एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं उनके कारण भी एम्ब्रियो में कई तरह की डिजीज से जो लड़ने की कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है। और यूट्रस में फीमेल के द्वारा ली जाने वाली सभी जो मेडिसिन्स हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में पहुंचती है, जिसका कि प्रतिकूल इफेक्ट भी रहता है। और इसका लास्ट जो फंक्शन है वो है एज ए सेमी परविबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में क्या फंक्शंस होता है प्लेसेंटा का। तो इसका हमें लगता है कि मैटरनल और जो फीटल टिश्यू होते हैं वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसके कारण प्लेसेंटा का जो एक प्रकार है वो एक तरह से बाधक का कार्य करता है, जबकि फिजियोलॉजी दृष्टि से प्लेसेंटा सेमी परवीबल मेम्ब्रेन का कार्य करता है। और इसमें सर्कुलेशन होने के बाद में और दूसरे जो मैटर्स होता है उनका सिलेक्शन भी ये करता है, मटेरियल्स का सिलेक्शन। तो ये सभी फंक्शंस प्लेसेंटा के द्वारा ही किए जाते हैं। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन इन मैमल कंप्लीट हो चुका है।